हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद डीके। फ्रेंड्स, फिर हाजिर हैं देश और दुनिया की 1 दिसंबर की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज़ लेकर, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट डोज यानी करंट अफेयर्स। आज का पहला पॉइंट है, बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सिविल न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? ये बढ़ा दिया है आपका यूएसए के साथ। अब समझते हैं सिविल न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट क्या है और ये भारत के लिए क्या महत्व रखता है और क्या है इसकी पूरी की कहानी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, ये जो सिविल न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट है इसे आपका 123 एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसे आपका इंडिया यूएसए सिविल न्यूक्लियर डील के नाम से भी जाना जाता है और साथ में ही आपका इसको इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब कल ही मैंने आपका एक जिक्र किया था, जब आपका ईरान के परमाणु जनक, ठीक है ना, उनको मारा गया, तो उस समय मैंने एक प्लान का जिक्र किया था या एक आपका प्रोजेक्ट का जिक्र किया था जिसे हम लोग आपका मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। अब ये जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट है इसके जो प्रमुख थे उनका नाम था रॉबर्ट ओपेनहीमर। क्या नाम था? रॉबर्ट ओपेनहीमर, जिनके संचालन में ही आपका यूएसए ने विश्व का पहला परमाणु प्रैक्टिकली परीक्षण जो किया था वो आपका जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नामक स्थान पर किया था और वो किया जाता है आपका 6 दिसंबर 1945 और आपका 9 दिसंबर 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी में, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा, इसी आपका परीक्षण में जो किया था उस प्रोजेक्ट का नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट और उसके जो वैज्ञानिक थे, उसके जो प्रमुख थे वो थे आपका रॉबर्ट ओपेनहीमर, ठीक है ना। अब जब आपका विश्व में पहली बार इस तरीके का परीक्षण किया जाता है तो उसी समय पर 1945 में एक ऑर्गेनाइजेशन होता है आपका, उसी 2-3 महीने वो भी इस्टेब्लिश हुआ रहता है, 2-3 महीने पहले, और उसका नाम है आपका यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। विश्व में आपका शांति स्थापना करने के लिए ही आपका इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाती है। अब सबसे पहले उस समय इस बात को लेकर कि न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की दुनिया में कहीं होड़ ना लग जाए, क्योंकि जिस तरीके से यूएसए ने आपका न्यूक्लियर वेपन्स को बना लिया है और उसका प्रैक्टिकली यूज भी कर चुका है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपका विश्व में इसी तरीके से होड़ लग जाती है न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए, तो आपका कहीं ना कहीं वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी सबसे पहले आपका यूएनओ ने इसके बारे में चिंता जताई, ठीक है ना। तो होता क्या है, इसी चिंता को दूर करने के लिए यानी वर्ल्ड में आपका जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको लेकर होड़ ना मचे, इसके लिए एक संधि होती है जिसे हम लोग आपका एनपीटी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये एनपीटी संधि होती है आपका 1968 में। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा, कभी वनडे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि एनपीटी को कब आपका सिग्नेचर किया गया, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा, ये जो एनपीटी है इसका फुल फॉर्म होता है नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी, अगर हिंदी में कहें तो परमाणु अप्रसार संधि, ठीक है ना। इसका जो उद्देश्य होता है, जो ये पॉलिफरेशन ट्रीटी होती है, नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी, इसका उद्देश्य होता है दुनिया में परमाणु हथियारों को रोकना, ठीक है ना, और साथ में ही जो परमाणु आपका जो है संयंत्र है उनकी क्षमता का शांतिपूर्ण प्रयोग करना और साथ में ही परमाणु अप्रसार को बढ़ावा देना, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब जो आपका परमाणु जो वेपन्स हैं उनको आपका क्या करना, कम करने के लिए इसको बढ़ावा देना और साथ में ही समूचे विश्व में जो परमाणु हथियार हैं उनकी समाप्ति के लिए ही इस एनपीटी संधि को आपका 1968 में आपका किया जाता है।
अब ध्यान रखिएगा, यहाँ से ध्यान से सुनेगा, इसके कुछ प्रावधान यानी रूल या रेगुलेशन बनाए जाते हैं। उसमें पहला रूल क्या होता है कि आपका 1 जनवरी 1967, कब? 1 जनवरी 1967 से पहले जिस देश ने परमाणु परीक्षण कर लिया है वे आपका परमाणु शक्ति संपन्न देश माने जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि उनके पास परमाणु हथियार बने रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन वो P5 कंट्रीज कौन थे वो भी आप ध्यान रखिएगा, यानी उस समय आपका 1967 में केवल 5 कंट्रीज ही आपका परमाणु संपन्न हो पाए थे, ठीक है ना, यानी उनके पास आपका परमाणु वेपन्स आपका बना चुके थे, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा, ये जो 5 परमाणु शक्ति संपन्न थे जिन्होंने परमाणु हथियार क्या कर लिए थे, अपने देश में बना लिए थे, वो यूएनओ के क्या थे, स्थायी यानी परमानेंट मेंबर थे। अब मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ कि यूएनओ में आपका सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद में कौन कौन से 5 मेंबर हैं। पहले तो आपका कौन है, यूएसए, दूसरा है आपका रशिया, ठीक है ना, इसको दोस्तों अच्छे से याद कर लीजिएगा। तीसरा है आपका चाइना, चौथा है आपका फ्रांस और 5वां कंट्री है आपका कौन, ब्रिटेन। ये आपका P5 कंट्रीज के नाम से जाना जाता है इनको, ठीक है ना। कल जब मैं आपको यूएस आपका न्यूक्लियर डील बता रहा था या आपका जो है JOPCA बता रहा था तो उस समय भी मैंने इनका जिक्र किया था। इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और जब भी मैं UN के बारे में बताता हूँ तो मैंने बहुत बार इन P5 कंट्रीज का क्या किया है, जिक्र किया है। अब ध्यान रखिएगा, ये हुआ कि ये जो P5 कंट्रीज हैं वो आपका परमाणु ईंधन और तकनीक उन्हीं देशों को प्रदान करेंगे जिन्होंने आपका नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी जो 1968 में साइन हुई है इस पर आपका साइन किया है, यानी NPT के सदस्य बन चुके हैं। और आपका इसमें ये भी प्रावधान किया गया कि NPT के तहत जो P5 सदस्य हैं वो P5 सदस्य ही इनको ईंधन और परमाणु तकनीक बेच पाएंगे, यानी आपका जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है और साथ में ही आपका जो है न्यूक्लियर आपका मटेरियल है वो बेच पाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जिन देशों को ये P5 बेचेंगे उन पर आपका एक संगठन आपका क्या करेगा, निगरानी रखेगा, जिसका नाम होता है IAEA, यानी कहने का मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये आपका अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी इन पर क्या करेगा, निगरानी रखेगा, यानी जिन देशों को P5 आपका परमाणु टेक्नोलॉजी यानी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और साथ में आपका न्यूक्लियस मटेरियल प्रदान करेगा, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा, भारत ने इसका विरोध किया, समझ रहे हैं ना, क्योंकि भारत ने कहा कि ये आपका एक डिस्क्रिमिनेशन ट्रीटी है यानी भेदभावकारी संधि है और भारत आपका NPT को यानी नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी को साइन नहीं करता है और अभी भी भारत ने इसको साइन नहीं किया है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब भारत का यहाँ पर ये कहना होता है कि आप P5 कंट्रीज से तो ये कह रहे हैं कि आप क्या नहीं करेंगे, यानी अपने परमाणु हथियारों में ना कमी लाएंगे ना ही आपका ये परमाणु हथियार आपका जो है अपने ख़त्म करेंगे। तो भैया हमारे भी तो क्या है, नेशनल सिक्योरिटी के सवाल हैं। हमारा पड़ोसी देश चाइना ऑलरेडी आपका क्या बना चुका है, न्यूक्लियर वेपन्स बना चुका है। तो हमने अपनी सिक्योरिटी के लिए हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि हम NPT में साइन करें और अपनी नेशनल सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं खतरे में डालें। दूसरी बात, भारत का ये कहना था कि आपके पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं और आपका जो P5 कंट्रीज है उनके फेवर में ये है कि उनके आपका जो परमाणु संयंत्र होंगे यानी आपका जो है उनके न्यूक्लियर वेपन्स होंगे उनकी जांच कोई नहीं करेगा, यानी
ए के साथ भी आपका ये एग्रीमेंट हुआ कि ये आपका किसके न्यूक्लियर जो एजेंसी है उनकी आपका जांच नहीं करेगा, इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा P5 की, जबकि जो P5 जिनको देंगे उनकी आपका क्या किया जाएगा, जांच किया जाएगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा, यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। सिर्फ और सिर्फ P5 के द्वारा आपका प्रदान किए गए परमाणु आपका जो मटेरियल है और आपका न्यूक्लियर आपका जो टेक्नोलॉजी जिन देशों को दी गई है उन्हीं के आपका परमाणु संयंत्रों की देखरेख, या साथ में ये कहें कि आपका जो है बीच बीच में आपका उन पर जो निगरानी रखेगा वो इस संगठन के द्वारा रखा जाएगा। तो भारत ये कहता है कि भैया आप यानी उनके संयंत्रों पर तो नज़र रख सकते हैं, तो P5 के आपका संयंत्रों पर क्यों नहीं, उनके वेपन्स पे क्यों नहीं, तो ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन है। तो इस वजह से आपका क्या कर देता है, यानी भारत इस एनपीटी को साइन नहीं करता है। आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आएगी होगी। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। 1974 में भारत अपना पहला परमाणु परीक्षण करता है। क्या करता है, भारत 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण करता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, ठीक है ना, जिसका नाम होता है इस्माइल बुद्धा। क्या नाम होता है, इस्माइल बुद्धा। यानी भारत आपका अपने परमाणु परीक्षण का प्रयोग हमेशा शांति के लिए करेगा, इसीलिए आपका इसका नाम रखा जाता है इस्माइल बुद्धा। यानी ये आपका भारत के 1974 के पहले परमाणु परीक्षण का कोड वर्ड होता है, ठीक है ना। अब होता क्या है, उस समय ये जो आपका NPT था, यानी नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी, जो भी इसके सदस्य थे तो उन्हें एक डाउट हो गया, ठीक है ना। ठीक है भैया, जिन्होंने परमाणु परीक्षण कर लिया है यानी NPT के साइन के बिना हम उन्हें क्या नहीं करेंगे, आपका मटेरियल नहीं देंगे, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब आपका जिन देशों ने NPT संधि पर हस्ताक्षर किए हैं उन्हें ही हम आप क्या करेंगे, आपका परमाणु मटेरियल देंगे, या साथ में आपका जो है यानी जो परमाणु टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, वो प्रदान करेंगे। अब जबकि आपका भारत इसमें शामिल नहीं था, ठीक है ना। और उन्होंने कहा कि अब आपका एक चीज़ हमारे समझ में नहीं आ रही है कि ये जो परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, यानी भारत को लेकर ही उन्होंने टारगेट किया था कि ये मटेरियल एक्चुअली में आया कहाँ से, और अगर कहीं से आया है तो अब हम इस पर क्या करते हैं, रोक लगाते हैं। और होता क्या है कि इसी समय आपका एक संगठन की स्थापना की जाती है जिसे हम लोग NSG के नाम से जानते हैं, यानी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसकी स्थापना भी भारत के परमाणु परीक्षण के तुरंत बाद हो जाती है, ताकि भारत का जो आपका परमाणु परीक्षण है इन द फ्यूचर के उन पर क्या लगाए जा सके, रोक लगाए जा सके, यानी यूरेनियम वगैरह जो भी आपका टेक्नोलॉजी मटेरियल था वो आपका भारत तक ना पहुंच सके। इसके लिए आपका इस तरीके का क्या किया गया, प्रावधान यानी ग्रुप बनाया गया, जिसको हम लोग परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह या आपका न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के नाम से जानते हैं। अब इसमें यह प्रावधान था कि जिन देशों ने NPT संधि पर हस्ताक्षर किए हैं उन्हें ही आपका जो है इस ग्रुप के द्वारा यानी न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के द्वारा क्या किया जाएगा, तकनीकी यूरेनियम या आपका मटेरियल प्रदान किया जाएगा, ठीक है ना। अब वर्तमान में इसमें टोटल क्या है, 48 आपका मेंबर है, ठीक है ना। और आपका इसमें ध्यान रखिएगा अभी तक NSG में भारत शामिल नहीं है। अब देखिए होता क्या है कि भारत बहुत बड़ा आज भी लगभग 80% आपका जो ऑयल है, ठीक है ना, वो आपका विदेशों से खरीदता है, ठीक है ना। अब धीरे धीरे भारत की क्या हुई कि ऊर्जा ज़रूरतें बढ़ने लग गई, ठीक है ना। तो जब ऊर्जा ज़रूरतें बढ़ने लग गई तो ऐसे में भारत को रिन्यूएबल एनर्जी की ज़रूरत थी, यानी नवीकरणीय ऊर्जा की ज़रूरत थी, और भारत उसकी ओर आपका जो है ध्यान देने की कोशिश कर रहा था, ठीक है ना। तो ऐसे में भारत के पास उस समय एक ऑप्शन था, यानी हम न्यूक्लियर एनर्जी यानी नाभिकीय ऊर्जा की ओर क्या करें, ध्यान दें और उसमें आपका क्या करें, प्रोडक्शन करें। अब भैया आपका भारत के पास देखो उसने परमाणु परीक्षण तो कर लिया था, लेकिन आपका बिजली उत्पादन के लिए, नाभिकीय ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए भारत के पास क्या नहीं था,
मटेरियल नहीं था, यूरेनियम वगैरह नहीं था, और आपका वो एनएसजी का भी सदस्य नहीं था, और साथ में ही उसने एनपीटीए पे भी साइन नहीं किया था, और भारत में यूरेनियम वगैरह की मात्रा लगभग ना के बराबर है। तो भैया कैसे प्राप्त करें, क्योंकि उसकी जो आपका ऊर्जा ज़रूरतें थी वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। तो ऐसे में हुआ क्या कि भारत ने यूएसए से कहा, ठीक है ना, भारत और यूएसए के बीच में एक समझौता हुआ, जिसे ही हम लोग आपका किस नाम से जानते हैं, इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट के नाम से, यानी 123 एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। अब ध्यान रखिएगा, जब आपका भारत ने यूएसए के सामने ये एग्रीमेंट रखा तो पहले यूएसए ने मना कर दिया, लेकिन भारत ने ये कहा कि आपका जो नाभिकीय ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा से हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, बिजली उत्पादन करेंगे, ठीक है ना। यानी आप जो भी आपका मटेरियल हम लोगों को देंगे, यानी यूरेनियम वगैरह, उससे हम लोग केवल बिजली उत्पादन करेंगे। हम लोग आपका उसका यूज़ मिलिट्री के लिए नहीं करेंगे या परमाणु बम बनाने के लिए नहीं करेंगे। अब ध्यान रखिएगा, जो नाभिकीय ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने के लिए न्यूक्लियर प्लांट्स बनाए जाते हैं, उन्हीं को आपका क्या बोला जाता है, सिविल न्यूक्लियर प्लांट्स। फिर से सुन लीजिए, नाभिकीय ऊर्जा से जो बिजली उत्पादन करने के लिए न्यूक्लियर प्लांट्स बनाए जाते हैं, ठीक है ना, यानी बिजली उत्पादन के लिए, समझ रहे हैं, मिलिट्री न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए नहीं, समझ रहे हो ना, सिर्फ आपका बिजली उत्पादन करने के लिए। कहने का मतलब कि हम जो आपका एनएसजी और प्लस आपका किसी भी कंट्रीज से जो आपका एनपीटी का सदस्य होगा, भारत ने ये मांग रखी कि भैया हम लोग क्या करेंगे कि हम जो आपसे यूरेनियम या आपका टेक्नोलॉजी लेंगे, उसका प्रयोग हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बिजली उत्पादन के लिए करेंगे। अब ध्यान रखिएगा, मैं सिर्फ फिर से इसको रिवाइज कर रहा हूँ कि नाभिकीय ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने के लिए जो न्यूक्लियर प्लांट्स को हम लोग आपका जो है स्थापित करते हैं, उसे आपका क्या बोला जाता है, सिविल न्यूक्लियर प्लांट्स बोला जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और जहाँ पर हम लोग बम बनाते हैं, वहीं पर उसको मिलिट्री न्यूक्लियर प्लांट्स कहा जाता है। यानी कहने का मतलब, नाभिकीय ऊर्जा से जहाँ पर हम लोग आपका मिलिट्री न्यूक्लियर प्लांट्स आपका बनाते हैं, उसे आपका मिलिट्री न्यूक्लियर प्लांट्स कहा जाता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अब भारत को उस समय यूरेनियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो भारत यूएसए के साथ समझौता करता है। तो आपका इसी समझौते को यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। और ये एग्रीमेंट होता है 2005 में। कब होता है दोस्तों? 2005 में। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। उस समय जो भारत के आपका प्रधानमंत्री होते हैं, उनका नाम होता है डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन होते हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह। और यूएसए के जो राष्ट्रपति होते हैं वो होते हैं जॉर्ज डब्ल्यू बुश। इनके बीच में आपका ये न्यूक्लियर डील होता है। इस समझौते के तहत आपका भारत ये कहता है कि जो परमाणु आपका हम लोग क्या करेंगे, ऊर्जा का उत्पादन करेंगे, ठीक है ना, उनको आपका अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी क्या कर पाएगी, उनकी जांच कर पाएगी, उनकी इन्वेस्टिगेशन कर पाएगी। कहने का मतलब यह है कि इस समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी भारत के जितने भी ऊर्जा उत्पादन करने वाले सिविल रिएक्टर्स होंगे, वहाँ पर आपका जाके जांच कर पाएगी। तो ऐसे में हुआ क्या कि आपका यूएसए का एक रूल था, एक नियम था, उसका नाम था आपका एटॉमिक एनर्जी एक्ट। क्या नाम था उस एक्ट का? एटॉमिक एनर्जी एक्ट। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये 1954 था, ठीक है ना। इसके तहत आपका अमेरिका ने ये प्रावधान कर रखा था इस एक्ट में कि यूएसए आपका उसी को परमाणु ईंधन या टेक्नोलॉजी देगा जो एनएसजी का सदस्य है या एनपीटी पर जिसने हस्ताक्षर किए हैं। लेकिन आपका इसके बाद, इस एग्रीमेंट के बाद, जब आपका इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट हुआ 2005 में, तो इस एग्रीमेंट के बाद यूएसए ने इसमें
इसमें आपका संशोधन किया और ये प्रावधान किया कि यूएसए नॉन एनपीटी के साथ भी समझौता कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि जिसने आपका एनपीटी पर सिग्नेचर नहीं किए हैं और जो आपका एनएसजी का सदस्य नहीं है, उसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका अपनी जो न्यूक्लियर आपका टेक्निक है या न्यूक्लियर मटेरियल है उसे भी प्रदान कर सकते हैं। फिर हुआ क्या, 2008 में यूएसए का बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है एनएसजी के देशों पर और आपका यूएसए के प्रभाव में आकर के 2008 में एनएसजी के 48 सदस्यों ने भी भारत को क्या कर दी, मान्यता दे दी। इसके बाद आपका जापान ने, फ्रांस ने भारत के साथ क्या किया, न्यूक्लियर डील किया। और आपका ध्यान रखिएगा, भारत एकमात्र ऐसा देश है जो एनपीटी पर हस्ताक्षर किए बिना एनएसजी से आपका क्या करता है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से अभी आपका ईंधन और टेक्नोलॉजी आपका प्राप्त करता है। तो ये था दोस्तों पूरा का पूरा एनालिसिस सिविल न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट, जिसे अभी आपका अमेरिका के साथ हमने 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कहीं ना कहीं भारत का एक पॉजिटिव प्रभाव देख सकते हैं कि यूएसए ने आपका भारत के फेवर में क्या किया, कहीं ना कहीं कार्य किया। अब इसके पीछे यूएसए की डिप्लोमेसी थी, उन्हें किसी न किसी तरीके से चाइना को क्या करना था, रोकना था। और दूसरा उसका सबसे बड़ा जो बिजनेस है वो है आपका हथियारों का बिजनेस। ठीक है ना। तो उसको क्या करना था, बेचना था। और भारत एक बहुत बड़ा क्या है, भारत यूएसए का वेपन्स का मार्केट है। तो इसीलिए आपका यूएस ने यहाँ पर इस तरीके का एग्रीमेंट किया 2005 में, जो आपका 2008 में क्या होता है, लागू होता है। तो ये पूरा का पूरा एनालिसिस था दोस्तों सिविल न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट के बारे में। आई होप सारी की सारी बातें आपको समझ में आई होगी। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस सारे पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। नवंबर 2020 के अंतिम सप्ताह में जारी फीफा रैंकिंग में भारत की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का कौन सा स्थान रहा? ये रहा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, 104वां स्थान भारत का रहा है। अगर बात करें आपका पहले स्थान की विश्व में, तो विश्व में आपका जो पहला स्थान रहा वो रहा आपका बेल्जियम का, दूसरा स्थान रहा ब्राज़ील का, और तीसरा स्थान रहा आपका फ्रांस का, और चौथा स्थान रहा इंग्लैंड का। अगर बात करें आपका एशिया में प्रथम स्थान की, तो पहला स्थान रहा आपका जापान का, और दूसरा रहा आपका ईरान का, और तीसरा स्थान रहा कोरिया रिपब्लिक, और जबकि आपका चौथा स्थान रहा आपका ऑस्ट्रेलिया का। तो इस पॉइंट को दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखिएगा। सॉरी माफ करेगा, यहाँ पर आपका थर्ड स्थान पर ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा बल्कि आपका कतर होगा। इसमें गलती से आई थिंक लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को इसमें काउंट कर लिया गया। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, आपका विश्व में पहला स्थान बेल्जियम का, और भारत का आपका कौन सा स्थान रहा है, 104वां स्थान रहा है। कहने का मतलब भारत अभी फुटबॉल में बहुत पीछे है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हाल ही में फ्रांस के नए सुरक्षा बिल का यानी सिक्योरिटी बिल का विरोध किया जा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? फ्रांस के राष्ट्रपति हैं ऑप्शन नंबर डी, इमैनुअल मैक्रोन। अब इसका विरोध क्यों हो रहा है और आपका लोग सड़कों पर क्यों उतर आए हैं, पूरी की पूरी कहानी को समझते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में जो फ्रांस सरकार है, फ्रांस सरकार आपका एक सिक्योरिटी बिल लेकर आई। क्या लेकर आई? एक सिक्योरिटी बिल लेकर आई। और आपका उस सिक्योरिटी बिल के विरोध में आपका जो पेरिस था, पेरिस में लगभग आपका 48,000 लोग सड़कों पर आ गए। अब ये क्यों आए? हुआ क्या, अभी फ्रांस की जो आपका संसद है उसके द्वारा एक सिक्योरिटी बिल पारित किया गया, और उस बिल में आपका नए आर्टिकल जोड़े गए 21, 22 और 24। इन आर्टिकल्स के तहत, ठीक है ना, यानी इन आर्टिकल्स के अंदर ये प्रावधान किया गया कि आपका कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेज, चाहे वो पुलिस हो सकती है, चाहे वो आपका आर्मी हो सकती है, या एयरफोर्स के कोई जवान हो सकते हैं,
कोई भी आपका सिक्योरिटी फोर्सेस का व्यक्ति आपकी कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग करे, यानी फ्रांस के लोगों की कोई भी वीडियो या आपका जो है ऑडियो रिकॉर्डिंग करे और कहीं भी लाइव स्ट्रीम करे, तो उससे क्या होगी, इजाज़त होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप कह सकते हैं कि सर ऐसे तो मीडिया वाले भी करते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर पुलिस वाले का किसी आपका व्यक्ति ने वीडियो बना लिया गलती से भी, तो उसे आपका 1 साल की तो क्या होगी, सज़ा होगी, और साथ में ही आपका 45 यूरो आपका उसको क्या पड़ेगा, जुर्माना पड़ेगा। ये प्रावधान कर दिया गया। यानी पुलिस वगैरह आपका सारा का सारा वीडियो बना सकती है, कहीं भी उसे लाइव स्ट्रीम दिखा सकती है, लेकिन आप कहीं पर भी उनकी वीडियो नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपका पुलिस उत्पीड़न की चर्चा हम बहुत लंबे समय से यूरोप में देख रहे हैं। जैसे आपका अभी यूएसए में ही काफ़ी चर्चाओं में था, आपने सुना होगा कि जब आपका एक अश्वेत की वहाँ पर यूएसए में एक पुलिस द्वारा क्या कर दी जाती है, हत्या कर जाते हैं जॉर्ज फ्लॉयड। उसी समय आपका आई कांट ब्रीथ करके बहुत ही फेमस आपका वहाँ पर रेवोल्यूशन आंदोलन चलता है। और उसके बाद अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में आपका येलो वेस्ट आंदोलन चलता है 2018 में। कब चलता है? येलो वेस्ट आंदोलन आपका 2018 में चलता है, जब यहाँ पर पेट्रोल और डीजल की कीमत फ्रांस सरकार द्वारा आपका पर्यावरण के हित में आपका कदम लेने के लिए बताया गया था। कहने का मतलब कि हम डीजल पेट्रोल की कीमत को इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि लोग आपका उसकी हाई कीमत की वजह से गाड़ी न चलाएं, और इससे पर्यावरण को क्या होगा, फायदा होगा। तो लोग आपका सड़कों पे आ गए और उन्होंने आपका पीले कपड़े पहनकर जो पेट्रोल और डीजल, सॉरी माफ करेगा, पेट्रोल और डीजल आपका बहुत ज़्यादा क्या किया था, हाई रेट किया था, उसके विरोध में पीली टी शर्ट पहनकर सड़कों पर आ गए और इसका क्या किया, विरोध किया गया। उस समय भी वहाँ पर पुलिस के द्वारा बहुत ज़बरदस्त तरीके से बर्बरता से लोगों को क्या किया गया, पीटा गया। ये है आपका फ्रांस के आपका राष्ट्रपति मैनुअल, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी, ये आपका ये क्यों कर रहा है। अभी हुआ क्या, आपने ध्यान होगा कि एक फ्रांस के शिक्षक थे जिनका नाम था सैमुअल पैटी। क्या नाम था आपका? सैमुअल पैटी। इस सैमुअल पैटी की एक कार्टून दिखाने पर, यानी चार्ली एब्दो नामक आपका एक कार्टून था, उसको दिखाने पर आपका क्या कर दिया गया, यानी उनकी हत्या कर दी गई। समझ रहे हो ना, यानी जो सैमुअल पैटी थे इनका गला रेत दिया गया। तब से आपका काफ़ी सेंसिटिव हो चुका है फ्रांस इन मामलों में। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, अब एक और बिल आने वाला है जिसका नाम है एंटी सप्रेशन बिल। क्या नाम है आपका? एंटी सप्रेशन बिल। इसकी भी आपका यहाँ पर काफ़ी चर्चा हो रही है। अब ध्यान रखिएगा, ये जो एंटी सप्रेशन बिल है ये आपका मुस्लिमों पर विशेष प्रकार से आपका पाबंदी के लिए लाया जा रहा है। इसके तहत, इस एंटी सेपरेशन बिल के तहत कोई भी मुस्लिम बच्चा स्कूल से ड्रॉप आउट नहीं करेगा, ठीक है ना। ड्रॉप आउट कहने का मतलब ये है कि आपका उससे स्कूल जाना रोज कंपलसरी होगा, साथ में ही वो उसी स्कूल में पढ़ेगा जो फ्रांस सरकार द्वारा क्या होंगे, स्थापित होंगे। यानी कहने का मतलब यहाँ पर फ्रांस सरकार का ये कहना है कि ये बच्चे कुछ साल स्कूल आते हैं, उसके बाद ये आपका मदरसों में क्या ले लेते हैं, एडमिशन लेते हैं। और जब मदरसों में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर इनके अंदर एक रेडिकल आपका क्या आती है, थिंकिंग आती है। तो इसी वजह से इनके लिए आपका, यानी मुस्लिम बच्चों के लिए वहाँ पर ड्रॉप आउट करना स्कूल में आपका क्या कर दिया जाएगा, इस एक्ट के तहत, यानी एंटी सेपरेशन बिल के तहत बंद कर दिया जाएगा। दूसरी चीज, आपका मदरसों और मौलवियों के ऊपर आपका एक खास जांच रखी जाएगी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होगी। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। तो इसी के विरोध में फ्रांस के सड़कों पर आपका लोग काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं, और पेरिस में लगभग बताया जा रहा है कि 48,000 यानी 48 आपका जो है 1000 लोग आपका सड़कों पर आके इन दोनों एक्ट्स का, यानी सिक्योरिटी जो बिल आया है, साथ में जो एंटी सेपरेशन बिल आने वाला है, इसका क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो ये था आपका फ्रांस में जो नए सुरक्षा बिल को लेकर विरोध हो रहा है, उसका रीजन और उसका पूरा का पूरा एनालिसिस। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। पावर चाइना नामक एक कंपनी है, चीनी कंपनी है, ठीक है ना। हाल ही में
किस नदी पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण करने की घोषणा की है। यानी पावर चाइना नामक चीनी कंपनी ने हाल ही में किस नदी पर डाउन स्ट्रीम जल विद्युत परियोजना का निर्माण करने की घोषणा की है। इसका राइट आंसर है आपका ब्रह्मपुत्र नदी। इसी पर आपका इस पावर चाइना नामक कंपनी द्वारा डाउन स्ट्रीम जल विद्युत परियोजना के तहत एक डैम बनाया जाएगा जो विश्व का सबसे बड़ा डैम माना जा रहा है और भारत ने आपका इसका बिल्कुल भी विरोध नहीं किया है। आपका सवाल हो सकता है कि भैया इसका विरोध क्यों किया गया। दोस्तों देखो, दो प्रकार के आपका क्या होते हैं, स्ट्रीम होते हैं किसी भी चीज़ के निर्माण के लिए। यानी नदी पर अगर आप डैम बना रहे, एक तो होता है अप स्ट्रीम और एक होता है आपका डाउन स्ट्रीम। इन दो शब्दों को समझिएगा, बहुत बार आपका एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले तो अप स्ट्रीम क्या होता है इसको समझते हैं। अप स्ट्रीम का कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए एक पहाड़ी है, ठीक है ना, और ये पहाड़ी आपका इस तरीके से आपका ये नदी आ रही है, ठीक है ना, इस पहाड़ी से नदी आ रही है, तो आपका जहाँ से नदी निकल रही है उसी दिशा में अगर हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे इस साइड को हम लोग काम कर रहे हैं, यहाँ से नदी निकल रही है और यहीं पर हम लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं अप स्ट्रीम। जहाँ पर ये नदी जहाँ से निकल रही है उसी दिशा में हम लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो इसी को अप स्ट्रीम बोला जाता है। डाउन स्ट्रीम ठीक इसके उल्टे होता है। ये नदी इस ओर बह रही है तो इसी दिशा में हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। यानी जिस दिशा में नदी बह रही है उसी दिशा में कार्य करने को कोई क्या कहा जाता है, डाउन स्ट्रीम कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अब आपका भारत इसका विरोध क्यों कर रहा है, इसलिए माफ करेगा, विरोध क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इस ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से भारत में 2 बार बाढ़ आते हैं। एक तो भैया बरसात में तो ऑलरेडी आता ही है और साथ में आपका जो है गर्मियों में भी इस नदी से बाढ़ आ जाता है। अब आप कहेंगे सर गर्मी में तो पानी नहीं होता है। भैया ये जो आपका निकलती है वो मानसरोवर झील से निकलती है और मानसरोवर में आपका बर्फ़ की क्या है, पहाड़ियाँ हैं। जब गर्मी में ये बर्फ़ की पहाड़ियाँ पिघलती हैं तो इस नदी का पानी यानी आपका ब्रह्मपुत्र नदी का पानी बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और इसका जो नदी है वो तेज़ी से बहने के कारण भारत में आपका क्या होते हैं, बाढ़ आते हैं। जल स्तर बढ़ने के कारण, पानी के तेज बहाव के कारण भारत में आपका बाढ़ आ जाती है। अब सबसे पहले तो समझते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। सबसे पहले तो याद रखिएगा ये है आपका ब्रह्मपुत्र नदी, जो आपको ब्लू कलर में ये ड्रॉ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना, इसको मैंने रेड में भी ड्रॉ कर दिया है। अब ध्यान रखिएगा ये जो आपका मानसरोवर झील है ये आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है, ये आपका आंगसी ग्लेशियर से निकलती है जो मानसरोवर झील के पास में ही स्थित है, यहाँ से, ठीक है ना, यहीं पर आपका मानसरोवर झील है, ठीक है ना। अब ध्यान रखिए जब ये यहाँ से आपका आगे बहती है तो तिब्बत में इसे आपका यारलुंग सांगपो नाम से जाना जाता है। किस नाम से, इसको ज़रूर आपका नोट कर लीजिएगा, यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और जब ये तिब्बत से होते हुए आपका अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है तो भारत के अरुणाचल प्रदेश में इसे आपका दिहांग नाम से जाना जाता है। किस नाम से, दिहांग नाम से। अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से, यारलुंग सांगपो, और माफ करिएगा, तिब्बत में यारलुंग सांगपो और आपका अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। और जब आपका ये असम में आपका निकलती है, असम में आती है, तो इसका नाम पड़ जाता है आपका क्या, ब्रह्मपुत्र। किस नाम से जानी जाती है, असम से आपका ब्रह्मपुत्र। जब इसमें लोहित आपका नदी और दिबांग नदी इसमें मिलती है तो आपका यहीं पर असम में इसको किस नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र। अब ध्यान रखिएगा इसी असम में इसी के तट पर, यानी जब लोहित और आपका दिहांग नदी, ठीक है ना, यहाँ पर मिलती हैं तो यहीं पर आपका विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इस नदी द्वीप को हम लोग जानते हैं माजुली द्वीप से, ठीक है ना। किस नाम से जानते हैं, माजुली द्वीप से। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। अब होता क्या है, जब
जब ये नदी असम से नीचे आकर बांग्लादेश में आती है तो बांग्लादेश में ढाका के जस्ट नीचे यहाँ से आपका गंगा नदी इसमें क्या हो जाती है, मिल जाती है। और ध्यान रखिएगा जब ये आपका बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जाना जाता है जमुना नाम से, जबकि आपका गंगा को किस नाम से जाना जाता है, पद्मा नाम से। कहाँ पर, बांग्लादेश में। तो ये जो जमुना नदी है, जमुना नदी जब गंगा में मिलती है ढाका से जस्ट नीचे, तो यहाँ से आपका इनका नाम हो जाता है, दोनों का संयुक्त यानी गंगा यानी ब्रह्मपुत्र जब मिलती है तो उसके बाद इसे आगे मेघना नाम से जाना जाता है और फिर ये बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है, गिर जाती है। तो दोस्तों ये सारे के सारे पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, साथ में महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। सभी आपका महत्वपूर्ण जानकारी को जरूर नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में 20 साल बाद SGPC यानी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कौन सी महिला नियुक्त की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीबी जागीर कौर। अब ध्यान रखिएगा कौन है ये बीबी जागीर कौर। सबसे पहले तो याद रखिएगा ये पहली बार आपका निर्वाचित नहीं हो रही है, इससे पहले 1999 में और 2000 में ये ऑलरेडी आपका शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की क्या बन चुकी हैं, अध्यक्ष बन चुकी हैं और ये तीसरी बार आपका चुनी गई हैं। अब ध्यान रखिएगा ये है आपका कौन, बीबी जागीर कौर। कौन है दोस्तों, बीबी जागीर कौर। अब ये बीबी जागीर कौर इस वजह से भी चर्चाओं में नहीं है, 2019 में इनकी काफ़ी चर्चा हुई थी। हुआ क्या कि इनकी जो बेटी थी, ठीक है ना, इन पर इनकी बेटी की हत्या का आपका आरोप लगा है बहुत बार। अब इसको हम लोग यहाँ पर कोई आपका जो है प्रूफ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आरोप लगा है और अभी तक इनको कोई ऐसी सज़ा हुई नहीं है, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा ये जो बीबी जागीर कौर हैं इन पर इनकी बेटी को आपका जो है हत्या का क्या लगा, आरोप लगा। होता क्या है 2000 में इनकी जो बेटी होती है, ठीक है ना, इनकी बेटी की आपका हत्या कर दी जाती है क्योंकि इनकी जो बेटी होती हैं वो इनकी मर्जी के खिलाफ आपका किसी अन्य से क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं और उस समय आपका वो प्रेग्नेंट होती है, ठीक है ना। तो होता क्या है कि ये अपने फार्म हाउस में बुलाते हैं, ये इन पर आरोप लगे, ठीक है ना। यहाँ पे मैं कोई आपका डिनाई नहीं कर रहा हूँ, इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इन पर ये आरोप लगते हैं कि इन्होंने अपने फार्म हाउस में आके उनको क्या कर दिया, यानी अपनी बेटी को मार दिया, ठीक है ना। ये आपका शिरोमणि अकाली दल की ही एक आपका जो है नेता है और अभी आपका क्या बनी है, जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी है इसकी आपका अध्यक्ष बनी है फिर से 20 साल बाद। अब यहाँ पे चर्चा क्यों करें, होता क्या है पंजाब, हरियाणा और आपका हिमाचल प्रदेश में जितने भी आपका क्या है गुरुद्वारे हैं उनके प्रबंधन का काम किसके द्वारा किया जाता है, इसी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के द्वारा किया जाता है। इस पॉइंट को याद रखेगा। और जो गोल्डन आपका क्या है, कहने का मतलब आपका स्वर्ण मंदिर है, गोल्डन टेम्पल है, कहाँ पर, पंजाब में, उसका प्रबंधन भी किसके द्वारा किया जाता है, इसी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के द्वारा किया जाता है। और ध्यान रखिएगा इन सभी के प्रबंधन के लिए प्रत्येक वर्ष 12,000 करोड़ रुपए का बजट आपका इस शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी को मिलता है। और इसकी अध्यक्ष कौन चुनी गई है, आपका अभी हाल ही में बीबी जागीर कौर। इस पॉइंट को दोस्तों अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के अनुसार कौन सा क्षेत्र आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित है? ये है आपका दक्षिण एशियाई क्षेत्र। जैसे दोस्तों एशिया को हम 4 भागों में बांटते हैं, ठीक है ना, और ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ और ये हो गया आपका
ईस्ट और ये हो गया आपका वेस्ट, ठीक है ना। तो ये आपका दक्षिण वाला क्षेत्र है, इसी में अपना भारत भी क्या है, शामिल है एशिया में, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इसके तहत जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, इसके अनुसार आपका क्या किया गया है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र को सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित, टेररिज्म से आपका इफेक्टेड एरिया बताया गया है। अब इस रैंकिंग में जो पहला स्थान है, जो सबसे ज़्यादा आपका टेररिज्म से प्रभावित है, वो है आपका अफगानिस्तान, जबकि आपका दूसरा स्थान इसमें है इराक का, और तीसरा स्थान है नाइजीरिया का, और चौथा स्थान है सीरिया का। अगर बात करें भारत की, तो भारत का आपका इस ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों के इंडेक्स में भारत का स्थान है 8वां, ठीक है ना। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और 7वां स्थान हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को दे रखा है, ठीक है ना। और लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है इसमें जो हमें आपका जाननी चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी आपका जो दुनिया में 2018 से 2019 में आतंकवाद है, उस आतंकवाद के कारण जो मृत्यु हुई है, जो डेथ हुई है, उसमें आपका 15% की कमी आपका इस रिपोर्ट के अनुसार दर्ज की गई है। इसको अच्छे से याद रखेगा। अब ध्यान रखिएगा, ये जो इंडेक्स जारी किया जाता है वो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसका जो मुख्यालय है वो है आपका सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ये आपका एक थिंक टैंक है, यानी कहने का मतलब जो विश्व के डिफरेंट कंट्रीज हैं उनको आपका क्या करता है, इंस्टीट्यूशन है, उसके द्वारा विश्व को एक विचार देता है बेहतरी के लिए, दुनिया के बेहतरी के लिए। और ध्यान रखिएगा जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है, क्या है, ग्लोबल पीस इंडेक्स है दोस्तों, इसे नोट कर लीजिएगा। ये भी आपका कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस से आपका जारी करता है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। और दुनिया में सबसे ज़्यादा आतंकवाद से जो पीड़ित देश है वो है आपका अफगानिस्तान। भारत का कौन सा स्थान है? 8वां। तो ये सारी की सारी जानकारी थी किसके बारे में, जो अभी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जारी किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कौन सा देश वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही के दौरान, ठीक है ना, छमाही मतलब 6 मंथ के दौरान भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसे बोलते हैं हम लोग FDI, ठीक है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का स्रोत बन गया है। इसका राइट आंसर है आपका दूसरा सबसे बड़ा अमेरिका। कौन बन गया है? अमेरिका। अब ध्यान रखिएगा, इससे पहले आपका मॉरिशस था इसके स्थान पर, दूसरे पर, जबकि पहला स्थान आपका है सिंगापुर का। किसका है? सिंगापुर का। सिंगापुर से हम लोग लगभग $17 बिलियन हमने इस बार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अप्रैल से सितंबर के बीच में जो छमाही का आपका आंकड़ा आया है उसमें पहला स्थान आपका सिंगापुर का है, जहां से हमने सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI प्राप्त किया। और दूसरा स्थान है आपका अमेरिका का। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तीसरा स्थान कैमेन्स आइलैंड है, इसका याद रखिएगा, क्योंकि ये जो कैमेन्स आइलैंड है ये आपका कोई देश नहीं है बल्कि यूनाइटेड किंगडम का ही एक क्या है, आपका क्षेत्र है, जिस पर आपका ब्रिटेन का क्या है, कब्जा है, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। और इस बार मॉरिशस कहाँ जा चुका है? चौथे स्थान पर, ठीक है ना। 4th स्थान इसका है, 1st स्थान इसका है, और आपका 2nd स्थान इसका है, ठीक है ना। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। अब आपका सवाल हो सकता है कि भैया ये FDI है क्या चीज़? इसको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे आपका मान लीजिए आप घर बनाते हैं, ठीक है ना, घर बनाते हैं, और घर बनाने के लिए आप क्या लेते हैं? लोन लेते हैं। और जब तक आप लोन नहीं चुका लेते हैं तब तक आपका घर पर मालिकाना हक किसका होता है? बैंक का होता है। अगर आप बैंक का लोन चुकाने में विफल हो जाते हैं या किसी वजह से आपका घर का लोन चुका नहीं पाते हैं तो बैंक उस पर अपने मालिकाना हक के तहत इसको सेल कर सकता है, अपने पास रख सकता है। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि आपका एग्जाम्पल के लिए आपने क्या किया, यानी कहीं से निवेश किया,
ठीक है ना, और आपने निवेश किया और निवेश के लिए आपने किसी विदेशी बैंक से या विदेशी व्यक्ति से या विदेशी कंपनी से लोन लिया, तो वो आपके घर में उसकी भी क्या होगी, हिस्सेदारी होगी। कहने का मतलब ये है कि ऐसा निवेश जिसमें इन्वेस्ट करने वाला उस प्रोजेक्ट में अपनी हिस्सेदारी मांगता हो, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर आप विदेशी बैंक से या विदेशी कंपनी से या किसी विदेशी व्यक्ति से आपका लोन लेते हैं अपना घर बनाने के लिए, तो जब तक आप उसको कंप्लीटली चुका नहीं देते तब तक आपका यहाँ पर उसका इसमें क्या होगा, मालिकाना हक होगा। तो ये है आपका क्या, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी में, ठीक है ना, जैसे हम लोग आपका ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़ते हैं वैसे ही आपका बहुत ही फेमस जानी मानी डिक्शनरी है जिसका नाम है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ल्ड ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया। इसका राइट आंसर है क्वारंटीन, ठीक है ना। आपने कोविड-19 के दौरान, और अभी भी ये चीज़ काफ़ी चर्चाओं में है, तो क्वारंटीन को आपका इस बार जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है उसने आपका वर्ल्ड ऑफ द ईयर क्या किया है, चुना है, जबकि पिछली बार आपका क्या चुना था, क्लाइमेट चेंज। तो ये था दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का एनालिसिस जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नई तरी ताज़ा करंट अफेयर्स लेकर। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।